साथ देते हैं आप लोग। ठीक है, तो चलिए भाई बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे। कैटायंस की बात कर रहे थे हम। कैटायन जो होता है ना, उसके अंदर मैंने आपको पता होना चाहिए कि पहले होते हैं आपके कैटायंस और उनके ग्रुप्स होते हैं। क्या होते हैं? ग्रुप। ठीक है, ये। और ग्रुप के बाद जो होते हैं उसमें वो होते हैं कैटायन। अब ये जो ग्रुप होता है उसमें फर्स्ट ग्रुप आपको याद होना चाहिए, वो होता है प्रभा होगी आगे। ठीक है, ये आपको कैटायंस याद होने चाहिए, मैं अभी की पॉइंट लिख दूंगा। फिर होता है सेकंड, प्रभा कुटी होगी कैद में भाई से। थर्ड जो होता है उसमें ये जो सेकंड ग्रुप होता है ना, इस सेकंड ग्रुप में भी दो होते हैं, एक सेकंड ए है ना, और एक आपका होता है सेकंड बी। ठीक है, अब इधर देखो, सेकंड ए ये है, सेकंड बी ये है। सेकंड बी की बात करें तो उसमें आपका आर्सेनिक +3, आर्सेनिक +5, एंटीमनी +3, एंटीमनी +5। ठीक है, थर्ड जो होता है उसके अंदर अब आते हैं आपके ऑल करोड़पति फकीर। फोर्थ में आता है बेचे नी को मन और जन। फिफ्थ में आता है भारत सरकार ना मांगो कर। सिक्स में आता है। ठीक है, अब इसके अंदर ये इसके चार्जेस हैं। ठीक है, ये आपका इसका चार्ज है। ठीक है, यहां आप देखोगे तो क्या आएगा, ये ग्रुप रिएजेंट। फर्स्ट के अंदर आपको ग्रुप रिएजेंट याद होना चाहिए, इसका एक तो डाइल्यूट HCl है। इन दोनों की अगर हम बात करेंगे तो ये जो होगा आपका वो क्या होगा, H2S गैस इन एसिडिक मीडियम। ये आएगा आपका NH4OH इन प्रेजेंस ऑफ NH4Cl। ये आएगा आपका H2S गैस इन बेसिक मीडियम। ये जो आएगा आपका, इसमें आता है अमोनियम कार्बोनेट इन प्रेजेंस ऑफ NH4Cl एंड NH4OH। ठीक है, और यहाँ जो आता है वो आता है आपका नो कॉमन रिएजेंट, यानी कोई कॉमन रिएजेंट नहीं है। अब यहाँ ध्यान से देखो, सबसे पहले इसकी बात करेंगे। देखो, ये आपको याद होना चाहिए। अब इसमें सवाल कैसा कैसा आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है भाई साहब, इसी में से सवाल आएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, सीधा सवाल आएगा, जैसे PYQ बोल रहा हूँ मैं पिछले साल के। यहाँ पर जैसे पूछा उसने कि सेकंड ग्रुप के केटाइन कौन कौन से हैं, तो आपको याद होना चाहिए सारे सेकंड ग्रुप केटाइंस हैं। ठीक है, फिर उसने बोला यार कि सेकंड ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट कौन है, तो H2S गैस था एसिडिक मीडियम। डायरेक्ट है, सीधा लिखा हुआ है, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, केटाइन लिखे हुए हैं। आपको मैच द कॉलम में टिक करना, क्या आप कर सकते हो बताओ तो फटाक से निपटा दोगे ना, कर दोगे ना भाई, इतना सिंपल आंसर है। फिर आपको सीधा पूछेगा थर्ड ग्रुप के केटाइन कौन कौन से, ये रहा। उसका ग्रुप रिएजेंट कौन सा है, ये रहा। तो भाई जितने भी बच्चे हैं अभी याद कर लो, जिनको याद नहीं है। अब आप पर छोड़ नहीं सकते आप पे छोड़ देंगे तो क्या होगा, आप पर भरोसा भी नहीं कर सकते। तो इसका एक की पॉइंट बनाया मैंने लर्न करने का। देखो, प्रभा नाम की एक लड़की है और वो आपके जो है वो झंडा लेके घूम रही है, बोली हमारी मांगे पूरी करो, जेई मेंस में फ्री करो, हमारी मांगे पूरी करो, जेई मेंस में फ्री करो, यानी डायरेक्ट ले लो। तो उसका भाई आया, उसने देखा यार मैंने तो इसको जेई मेंस की तैयारी करने भेजा था, ये झंडा लेके सड़कों पे जुलूस निकाल रही है। तो ले जाके कमरा दन दनादन कूट दिया उसने। तो देखो क्या हुआ, प्रभा इसका नाम था, होगी आगे। ठीक है, इसीलिए
प्रभा कुटी होगी कैद में भाई से। ठीक है, ये वाले आपको सबसे आसानी, इसमें दो और रहेगा, टिन, SN+2 और SN+4, ये सबसे पहले याद होंगे क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी ये याद हो जाते हैं खटाक से। S3 + S5 SB+3 + SB5 SN+2 और SN+4। क्लियर है? अब इसका अगला की पॉइंट बनाने के लिए बताता हूँ। एक बार क्या हुआ, अमेरिका में बहुत बड़ा रिसेशन आया था 2008 के आसपास। तो उसमें क्या हुआ, सारे करोड़पति जो फकीर हो गए थे, सारी कंपनियां बंद हो गई थी। तो जब बंद हो गई थी तो उस कंडीशन में क्या हुआ भाई साहब, एक बात हमेशा याद रखना, आप किसी भी व्यक्ति से पैसा छीन सकते हो, उसकी मेहनत नहीं छीन सकते। तो लोगों ने क्या करा, खूब मेहनत करी वापस से, जो करोड़पति थे, और उन्होंने नया बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, अब वो क्या था वो सुनना। देखो क्या हुआ था उस समय, रिसेशन आया जब, ऑल करोड़पति फकीर अब क्या करने लग गए, वो बेचे। देखो क्या बेच रहे हैं, नी को मंजन, यानी कि वो नीको मंजन बेचने लग गए। अब जब मंजन बेचने लगे तो प्रॉफिट आने लगा, प्रॉफिट आने लगा तो फिर से जो है वो खूब मेहनत हुई। और जब ऐसा होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, बेटा दो सवाल बार बार पूछ रहे हो, आप डिस्टर्ब हो रहे हो। बेटा आई अप्रिशिएट दुर्गेश त्रिपाठी, मैं आपका डाउट लास्ट में जाते जाते बता दूंगा कि व्हाट विल हैपन व्हेन अ ड्रॉप ऑफ H2SO4 इज एडेड टू MnO4। ठीक है, तो डाइल्यूट H2SO4 जो है वो डालने पर कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर आपका एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करने के लिए यूज़ होता है वो जनरली। ठीक है दुर्गेश, इसके साथ कोई रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए, जैसे ऑक्सलेट, ये सब आपने रिएक्शनें पढ़ी थी कल, MnO4- + SO2, जो एसिडिक मीडियम था वो H2SO4 होता है। ठीक है, और डाइल्यूट H2SO4 जो है वो रिड्यूसिंग नहीं कर पा रहा, उसको एसिडिक मीडियम के लिए यूज़ होता है। ठीक है बेटा, यहाँ तक खत्म। दूसरा बार बार लिख रहा है पी ब्लॉक, पी ब्लॉक, इसके बाद पी ब्लॉक ही आएगा, ये तो सब हम पिछली क्लास में भी बोल चुके थे। तो अब आप दोनों बच्चे प्लीज़ सीरियसली सुनो, क्योंकि जो ऐसा लग रहा है कि जो पढ़ा रहे हैं फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं है आपके लिए, है ना। तो आई अप्रिशिएट योर एफर्ट्स, प्लस प्लीज़ आप इस पर ध्यान दें। ठीक है, आगे बढ़े। तो बेचे नीको मंजन, मंजन बेचने लग गए। तो जब गवर्नमेंट, एक्चुअली जब प्रॉफिट आता है तो पैसे मांगती है, तो उन्होंने क्या बोला गवर्नमेंट से, देखो टैक्स मांगती है ना जब गवर्नमेंट, तो उन्होंने बोला भारत सरकार ना मांगो कर, क्योंकि टैक्स को कर कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तो ये आपको की पॉइंट याद हो गया। इस सीरीज में नीचे आने पर जब है KSP बढ़ता है, KSP बढ़ता है मतलब आपका सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। तो अब यहाँ पर एक मज़ेदार चीज़ आप ध्यान रखेंगे, क्या होगा जल्दी बताओ, बोलो। बेटा Fe+3 से Fe+2 नहीं था, वो Fe+2 से Fe+3 था, अगर ऐसा है तो, है ना, कल सही कर लेना उसको आप। ठीक है, यस, क्योंकि वो रिड्यूस करेगा ना, +2 है तो उसको ऑक्सीडाइज करेगा वो +3 में, और इधर जो होगा वो डाइक्रोमेट वो +3 में आ जाएगा, है ना। ठीक है बेटा आर्यन, अब यहाँ से आप देखोगे तो नीचे आने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, तो नीचे वालों का प्रेसिपिटेट मुश्किल से आएगा, ऊपर वालों का आसानी से आएगा। तो यहाँ पर डाइल्यूट HCl डालने पर सबसे पहले ये PPT आएंगे, फिर ये डालेंगे तो ये आएंगे, लेकिन अगर आपने पहले ये डाल दिया तो फिर ये PPT भी आएंगे और ये भी आएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से बहुत सारे सवाल बनते हैं। पहला कि यार ये जो H2S गैस है यहाँ भी है और H2S गैस यहाँ भी है, तो आखिर ऐसा क्या हो रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बताओ, वाई H2S गैस इज यूज्ड इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, एज अ सेकंड ग्रुप रिएजेंट। ठीक है, तो इसका जो आंसर है देखो क्या है, वो सिंपल। यार जब H2S गैस को आयनाइज करते हैं तो ये सल्फाइड आयन ऐसा होगा। सल्फाइड आयन जो होता है वीक एसिड है, क्या है, वीक एसिड है, लेकिन फिर भी जो सल्फाइड आयन की जो कंसंट्रेशन होती है वो इतनी होती है कि वो इसको भी ले आएगी, और फोर्थ ग्रुप भी सल्फाइड से आइडेंटिफाई हो रहे हैं, तो कुछ सल्फाइड आयन का भी वो प्रेसिपिटेट ऊपर ले आएगी, तो कुछ सल्फाइड का भी प्रेसिपिटेट ऊपर ले आएगी, इसलिए यानी जिंक का। तो जिंक का अगर PPT ऊपर आ जाएगा सेकंड ग्रुप में, तो जिंक फोर्थ ग्रुप में एब्सेंट होगा, जो कि आपका टेस्ट गलत कर देगा। तो इसलिए क्या होगा, हमें इसको किस मीडियम में लाना पड़ता है, एसिडिक। एसिडिक मीडियम से फ़ायदा क्या होता है कि कॉमन आयन इफेक्ट लग जाता है,
कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा तो क्या होगा, इतना ज़्यादा कॉमन आयन इफेक्ट लग गया तो क्या होगा कि इक्विलिब्रियम पीछे भागेगा। ली शार्टेली प्रिंसिपल पता होगा आपको। अगर ली शार्टेली प्रिंसिपल होता है तो इधर भाग जाएगा सल्फाइड आयन, सल्फाइड आयन इधर भाग जाएगा, कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। तो कंसंट्रेशन अगर कम होगी तो फिर इतनी ही होगी कि वो सेकंड ग्रुप का पीपीटी ला सके, सेकंड फोर्थ का नहीं ला सके। ठीक है, अब देखो ऊपर से नीचे आ रहे तो फोर्थ ग्रुप जो है वो, फोर्थ ग्रुप नीचे आ रहा है यहाँ पे, और अगर फोर्थ ग्रुप यहाँ नीचे आ रहा है तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, इसमें ज़्यादा सल्फाइड कंसंट्रेशन चाहिए। तो फोर्थ ग्रुप में क्या होता है, फिर बेसिक मीडियम यूज़ करना पड़ता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि वाई H2S गैस इज यूज्ड इन बेसिक मीडियम एज अ फोर्थ ग्रुप रिएजेंट। ठीक है, तो फोर्थ ग्रुप रिएजेंट की तरफ क्यों करते हैं उसका रीज़न देखो। आपको पता है H2S गैस एक वीक एसिड है। अब आप जब वीक एसिड है तो यहाँ पर आपका ये H2S गैस आएगी, सल्फाइड आयन कंसंट्रेशन कम है, हमें ज़्यादा कंसंट्रेशन चाहिए क्योंकि नीचे वाले का KSP ज़्यादा है। तो यहाँ जब ये आपका आयनाइज होगा तो ये H+ और OH मिल जाएंगे। अब ये H+ और OH+ मिल जाएंगे तो यहाँ से ये H+ हट जाएगा, इक्विलिब्रियम आगे भाग जाएगा। इक्विलिब्रियम अगर आगे भाग गया तो सल्फाइड कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, सल्फाइड कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो वो फोर्थ ग्रुप को प्रेसिपिटेट में ले आएगी। समझ गए। तो क्यों कर रहे हैं ये दोनों सवाल समझ में आए, ये टेबल समझ में आए कि नीचे आने पर KSP बढ़ रहा है इसलिए इनका PPT आसानी से नहीं आएगा, उनका आसानी से आएगा। तीसरा सवाल देखो क्या, क्वेश्चन सेम है कि वाई NH4OH यूज्ड एज अ थर्ड ग्रुप रिएजेंट, थर्ड ग्रुप रिएजेंट। ठीक है, तो NH4 इज यूज्ड एज अ थर्ड ग्रुप रिएजेंट इन प्रेजेंस ऑफ NH4Cl। तो उसका रीज़न है कि जब ये NH4OH आयनाइज होता है तो ये जो OH माइनस की कंसंट्रेशन होती है वो इतनी ज़्यादा होती है कि वो थर्ड ग्रुप का PPT तो ले ही आ सकती है, इसका थर्ड ग्रुप का तो PPT लाएगी लेकिन सिक्स्थ ग्रुप मैग्नीशियम का भी ला सकती है। किसका, सिक्स्थ ग्रुप मैग्नीशियम का। तो अगर सिक्स्थ ग्रुप मैग्नीशियम का भी ये प्रेसिपिटेट ले आएगी तो इस कंडीशन में आप समझ सकते हो कि क्या होगा, हमारा सिक्स्थ ग्रुप में मैग्नीशियम एब्सेंट आएगा, तो टेस्ट गलत हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे जानबूझ करके इसको NH4Cl के साथ करवाते हैं। तो NH4Cl के साथ कराएंगे तो ये NH4Cl आएगा। अब यहाँ देखोगे तो ये क्या दिख रहा है, कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट से इसकी कंसंट्रेशन घट जाएगी, कंसंट्रेशन अगर घटेगी तो इक्विलिब्रियम पीछे भाग जाएगा, और पीछे भाग जाएगा तो कंसंट्रेशन कम होते ही सिर्फ इतना चाहिए कि थर्ड ग्रुप को कर ले, वो कर लेगा। इसके अलावा अगला अगर अपन बात करें यहाँ पर देखो, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये तो अमोनियम कार्बोनेट क्यों यूज़ करते हैं, यूज्ड एज अ फिफ्थ ग्रुप रिएजेंट। फिफ्थ ग्रुप रिएजेंट एज अ, ठीक है, बट इन प्रेजेंस ऑफ NH4Cl एंड NH4OH। अब सिंपल सी बात है कि जब कार्बोनेट आयनाइज हो रहा है ये सिचुएशन आएगी, तो कार्बोनेट इतना ज़्यादा कंसंट्रेशन है कि वो फिफ्थ ग्रुप का प्रेसिपिटेट तो ला भी सकता है लेकिन साथ ही साथ सिक्स ग्रुप मैग्नीशियम का भी PPT ले आएगा। फिफ्थ ग्रुप का तो PPT आएगा, साथ ही साथ सिक्स ग्रुप मैग्नीशियम का भी PPT आ जाएगा। तो अगर सिक्स ग्रुप मैग्नीशियम का भी प्रेसिपिटेट आ गया तो आपका गलत हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं उसमें, इसीलिए NH4Cl डालते हैं। अब बताओ कार्बोनेट कंसंट्रेशन घटेगी नहीं घटेगी, तो अगर कार्बोनेट कंसंट्रेशन घटेगी तो किस रीजन से घटेगी बताओ, कॉमन आयन इफेक्ट आया ना, जल्दी बताओ। अगर आपका आंसर आपके मन में आ रहा है कि कॉमन आयन इफेक्ट तो गलत है, या आपने अगर कहीं पढ़ा है कि ये कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से ऐसा होता है तो गलत पढ़ा है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है।
आपको पता होना चाहिए, वरना आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कॉमन आयन इफेक्ट नहीं लग सकता क्योंकि ये भी स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग है। कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है? जब किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट का, बोलो, आयनाइजेशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस में घट जाता है। ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसलिए इक्विलिब्रियम पर रहेगा। जैसे ही आप इसके अंदर डालोगे NH4Cl तो कंसंट्रेशन बढ़ेगी, तो ली शार्टेली प्रिंसिपल के हिसाब से इक्विलिब्रियम उधर जाएगा जिधर कंसंट्रेशन घटी है, तो पीछे की तरफ जाएगा। लेकिन यहाँ तो कोई इक्विलिब्रियम है ही नहीं, तो ली शार्टेली प्रिंसिपल तो लगेगा ही नहीं। तो यहाँ नहीं है कॉमन आयन इफेक्ट। यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब NH4 बढ़ जाएगा तो NH4 प्लस में H प्लस होता है, वो इस कार्बोनेट से रिएक्ट करके CO2 गैस निकाल देगा और कार्बोनेट की कंसंट्रेशन घटा रहा है। तो यानी कि वो चेंज को अपोज कर रहा है, इसे कहते हैं बफर एक्शन। तो यहाँ रीजन होता है बफर एक्शन की वजह से ऐसा होगा। किसकी वजह से? सर E1CW बैच में क्यों नहीं पढ़ा रहे? सब में पढ़ा रहे हैं बेटा, आप नींद में हो क्या? सारे बैचों में क्लासेस चल रही हैं, कल ही ली है, सब में चला रहे हैं। आप क्या कर रहे हो? आप ये हैं, आप पता नहीं कहाँ सो रहे हो, या तो या मुझे नहीं पता कि आपको क्या गड़बड़ हो गई है ना। प्लीज़ आप ध्यान से देखो और करो क्लासेस को, है ना। सारी क्लास चल रही है, यहाँ पे से वन शॉट ले रहे बेटा, है ना। कल भी ली थी 9 बजे तक, 9:30 बजे तक क्लास शायद। ये हो गया। अब एक सवाल मेरे मन में आता है, वो ये है कि एक ग्रुप और होता है जीरो ग्रुप, और उस जीरो ग्रुप में हमेशा रखते हैं हम NH4 प्लस को। उसका जो ग्रुप रिएजेंट होगा वो NHOH होगा। तो NH4 प्लस NOH होगा, तो कौन सी गैस निकलेगी? वो अमोनिया गैस। क्लियर? तो आपको हमेशा याद रखना है कि एक जीरो ग्रुप भी होता है, इस जीरो ग्रुप का कोई लेना देना नहीं है उस ग्रुप से। ये जीरो ग्रुप सीधा अमोनिया गैस देगा। क्लियर? सर आपकी वजह से मैं इनऑर्गेनिक में टॉप करने लग गया हूँ, थैंक यू सर, ओ माय गॉड, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ पर जीरो ग्रुप याद रखना, और जीरो ग्रुप का कोई लेना देना नहीं है। ठीक, अब हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले जीरो ग्रुप में। जीरो ग्रुप में अमोनिया डालें, इसमें ये डालेंगे तो ये निकल जाएगा। इसके बाद इसके कुछ PPT टेस्ट भी हैं, जैसे अगर मैं इसके अंदर सोडियम का ये वाला डालता हूँ कॉम्प्लेक्स, तो आपका एक प्रेसिपिटेट बन जाएगा ये। अगर मैं इसकी रिएक्शन कराता हूँ H2PtCl6 से, तो ये बन जाएगा आपका NH4 होल ट्वाइस PtCl6। और अगर मैं इसकी सोडियम हाइड्रोजन टार्ट्रेट से कराऊंगा, तो ये बन जाएगा। अब दिमाग की बत्ती जलाओ। कलर जो होता है इनका वो होगा येलो, येलो और वाइट। तो ये NH4 प्लस की रिएक्शन है, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन यही है, बस ये पूछी जाती है। बाकी प्रेसिपिटेट भी बनाता है ये तीन। ठीक है, जीरो ग्रुप के बाद इसमें सिमिलरिटी आती है, इसलिए हम, ये कुछ बैचेज हैं जो नए स्टार्ट हुए हैं 2026 में। आपको पता है जिन बच्चों का भी 11th बैकलॉग है, वो 11th बैकलॉग बैच स्टार्ट होगा 8 जनवरी से। अभी की फ़ीस आपकी 1999 है, तो जिनका भी बच्चों का 11th बैकलॉग है, उन्हें अच्छा करना है, तो ये इस टाइम पर पॉसिबल है। इसके अलावा इसके अंदर जो जो टॉपिक्स होंगे वो देख सकते हो आप। इधर आएंगे मैथ्स के अंदर, ये आएंगे आपके टेस्ट। 8 फरवरी को एक टेस्ट होगा मेंस का, 8 मार्च को एडवांस का। ठीक है, इसके अलावा एक और आ रहा है बैच, आपको सबको पता है, प्रबल। प्रबल बैच भी 8 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, और ये 4999 वाला बैच है। कैसा है? 4999। यहाँ पर भी देखो आप 11 से 12, ये आपके टेस्ट डेट, और एक प्रबल 2 पॉइंट जिसमें 11 प्लस 12 दोनों ही पढ़ाई जाएगी आपको। और उसकी प्राइस आप देख सकते हो, अभी के लिए इतनी है, लेकिन फाइनल आपके पास 5999 है। तो भाई सबसे ज़बरदस्त बैच है ये। ठीक है, मैथ्स कौन पढ़ाएगा? मैथ्स ये सब पढ़ाएंगे जो दिख रहे हैं, ये अभी टीचर्स दिखाता हूँ मैं, ये सारे सब टीचर्स दिखेंगे, तो सारे पढ़ाएंगे जिनसे आपको पढ़ना है ये। ठीक है सर, यू आर इनऑर्गेनिक गॉड टीचर्स, अरे वाह, थैंक यू। तो ये जो टीचर्स हैं आप देख सकते हो, OG टीचर्स हैं आपके, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है बॉस? हम्म तो मैं जो कह रहा था वो क्या था
कि भाई अपने पास जो है सबसे पहले 6 ग्रुप पढ़ेंगे हम, क्योंकि ये छोटा सा है। 6 ग्रुप में आता है पोटेशियम, ठीक है। पोटेशियम में क्या होता है कि इसके ऑल सिंपल सॉल्ट सॉल्युबल हैं, एक्सेप्ट एक को छोड़ के, KClO4। तो इसका एक पीपीटी बनेगा KClO4 का, और वो वाइट बनेगा, ठीक है। एंड इसके अंदर फ्यू कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल है, तो जो इनसॉल्युबल है उनका भी पीपीटी बनेगा, लेकिन वो पीपीटी सेम एज NH4 है, कलर भी सेम है भाई साहब। यहाँ NO2 ही था ना। हम्म, ये ध्यान रखना भाई, यहाँ NO3 नहीं होता, NO2 होता है ना। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, K3CONO2 होल 6। यहाँ पर भी वही H2PtCl6 आ गया, यहाँ पर H2PtCl6 से बन जाएगा ये K2, और यहाँ हम बात करेंगे वापस NaHC4H4O6, तो ये बन जाएगा आपका KHC4H। अच्छा, मज़ेदार बात पता है क्या है, कलर सेम है भाई साहब, उसमें भी येलो थे, इसमें भी येलो थे, और इसमें वाइट है, तो येलो येलो वाइट। अब एक जेई मेंस में जो PYQ आया था वो बता देता हूँ, इसका कलर पूछा था, इसका एक नाम भी याद रखना, फिशर सॉल्ट, और इसको कोऑर्डिनेशन से जोड़ दिया था। आपको याद होगा कोऑर्डिनेशन के अंदर एक क्वेश्चन आया था, उसमें पूछा था फाइंड द नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स, सॉरी फाइंड द नंबर ऑफ पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स विच हैव येलो कलर। तो ये एक येलो कलर कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ये पैरामैग्नेटिक है या नहीं है, अब ये आपको CFT से निकालना है। तो आप क्या करते हो, ये कलर आपको याद होगा तो उधर जोड़ दिया उसने। आई होप आप कर सकते हो, हाँ या ना, जल्दी से बताओ, निपटा दोगे ना बॉस। इंपॉर्टेंट है, कलर भी पूछा था इसने, फिशर सॉल्ट येलो कलर, और एक मैंने आपसे कहा था वो कलर पूछा था उसने, आर्सेनिक वाला कल, तो सेम वैसे ही वैसे इसका कलर भी पूछता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट, नाम भी पूछ ले तो फिशर सॉल्ट। अब एक प्रॉब्लम हुई नहीं, अमोनियम भी सेम कलर दे रहा है, पोटेशियम भी दे रहा है, तो डिस्टिंक्शन कैसे करोगे। तो देखो, अमोनियम के जितने सॉल्ट होते हैं ना सिंपल वाले, वो सब सॉल्यूबल हैं, और पोटेशियम का ये वाला सॉल्ट पीपीटी है ना। तो हम डिस्टिंक्शन कैसे करते हैं वो देखो, डिस्टिंक्शन बिटवीन K+ एंड, ये शॉर्ट में लिखता हूँ समझ जाओगे ना बेटा, ठीक। तो अब दिमाग की बत्ती जलाते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले आप कुछ मत करो, आपको इन दोनों को अगर दे दिया तो HClO4 डाल दो, HClO4 डालते, अगर पोटेशियम हुआ तो ये KClO4 का वाइट पीपीटी बन जाएगा, हाँ या ना। और अगर अमोनियम होगा तो अमोनियम का ये सॉल्युबल कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। अब आप इसको क्या कर लोगे, फिल्टर, फिल्टर करते ही आपके पास जो ये KClO4 है ये तो पीपीटी में चला गया, यानी कि रेजिड्यू में। ये जो बचा आपका KClO4, सॉरी NH4, इस NH4ClO4 में अब याद करना, अमोनियम का सॉल्ट है, कोई भी अमोनियम सॉल्ट में अगर NaOH डाल दो, KOH डाल दो, ये डाल दो, तो सीधा कौन सी गैस निकलेगी बताओ, चलो। राहुल कुमार प्रणाम बेटा, है ना। कौन सी गैस, अमोनिया। तो मैं इसमें सबसे पहले क्या डालूंगा, अगर इसमें अमोनिया NH4 होगा तो मैं इसमें NaOH डाल दूंगा, NaOH डालते अमोनिया बाहर आएगी। और अमोनिया का याद है मैंने एक बहुत फेमस सा आपको आइडेंटिफिकेशन बताया था, और वो क्या था, K2HgI4 और OH-, और इसका नाम था नेस्लर्स रिएजेंट। और नेस्लर्स रिएजेंट से ब्राउन प्रेसिपिटेट आएगा, तो यहाँ पता लग जाएगा कि इसमें है। क्लियर है बेटा।
तो ये डिस्टिंक्शन भी आप बता सकते हो, सिंपल है। अब आएगा आपके पोटेशियम के बाद आएगा सोडियम। सोडियम के दो ही टेस्ट हैं। पहला टेस्ट विद सोडियम टेस्ट विद मैग्नीशियम यूरेनाइल एसीटेट। तो मैग्नीशियम यूरेनाइल एसीटेट का जब टेस्ट कराते हैं तो देखो ऐसे होता है, ये मैग्नीशियम है 3UO2 प्लस प्लस एसीटेट आएगा 9। अब आप जब इसको बनाओगे तो NaMgUO2 होल 3 और एसीटेट 9। ये 9, ठीक है। तो ये येलो प्रेसिपिटेट बनेगा इसका। दूसरा आता है टेस्ट विद पोटेशियम डाईहाइड्रोजन एंटीमोनेट। तो जो सोडियम की रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम लग जाएगा पोटेशियम हटा के, तो क्या बन जाएगा, ये वाइट पीपीटी है। सिंपल है। तो इसके ये बहुत सिंपल, ये टेस्ट नहीं आते हैं, टेंशन मत लेना आप कुछ भी, ये नहीं आते हैं ना, पर फिर भी अपन एक सीक्वेंस पढ़ रहे हैं इसलिए आप रिवाइज कर रहे हैं इसलिए, है ना। इसी तरह से मैग्नीशियम +2 का एक टेस्ट बहुत फेमस है और वो है टेस्ट विद फॉस्फेट। उसमें भी आपको मैग्नीशियम मिक्सचर बोलते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, ये आपके आगे आ जाएगा अपने आप ही। तो ये आपका Mg+2 हो गया, फॉस्फेट हो गया, ये सब आगे आ जाएगा, इसलिए इसको वहाँ अच्छे से पढ़ेंगे अभी मैग्नीशियम में। मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट का वाइट प्रेसिपिटेट बनता है ये। इसको जब हीट करते हैं तो वाइट रेजिड्यू आ जाता है, यानी वाइट पाउडर। तो ये अपने आप आ जाएगा। आपने तो सॉल्ट एनालिसिस का वन शॉट डाला, बिल्कुल सही है। वो वन शॉट जो था वो एनायन का वन शॉट है और ये कैटायन का वन शॉट है, ताकि दोनों को अलग अलग से पढ़ सको। कल यही बात हुई थी हमारी बेटा, है ना, बच्चों ने कहा कि कैटायन का अलग एनायन का अलग बना दो ताकि फट से हमारा काम हो जाए। तो आपको यहाँ पर इजीली हो जाएगा बेटा, है ना केशव, क्लियर है, दोनों के आपके पास हो गए। अब देखो मेहनत आपको करनी है, आपके लिए अगर हम लगे हुए हैं, हम किस उम्मीद से लगे हुए हैं बताओ, कि न थके हैं पैर कभी, न हिम्मत हारी है, और हौसला है कुछ कर गुजरने का, इसलिए अभी भी सफर जारी है। समझे? तो ये ध्यान रखना भाई, ऐसे नहीं होना चाहिए लाइफ को। लाइफ को कैसे करना है, ऐसे, ये नहीं होना चाहिए। हिम्मत नहीं हारनी है बॉस, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, और लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती है। अभी हमें नौका पार करनी है हमारी आईटी की, करनी है नहीं करनी। तो भाई मैग्नीशियम के बाद ये 6 ग्रुप हो गया, 0 ग्रुप हो गया। अब आएगा फर्स्ट ग्रुप, और फर्स्ट ग्रुप से पहले हम 5th ग्रुप पढ़ते हैं, बहुत आसान है ये। देखो 5th ग्रुप में क्या होता है, बेरियम है, ठीक है, फिर क्या आता है बेरियम के बाद, स्ट्रॉन्शियम है और कैल्शियम है। अब आप दिमाग की बत्ती जला दो बस। सबसे पहले बेरियम को पता करने के लिए हम इसमें डालते हैं अमोनियम सल्फेट, सॉरी अमोनियम क्रोमेट। फिर इसमें डालते हैं अमोनियम क्रोमेट, डालते ही बेरियम क्रोमेट का येलो प्रेसिपिटेट आ जाता है। ये नहीं बनाता सॉल्युबल है, ये नहीं बनाता सॉल्युबल है ना। तो फिर हम क्या करेंगे, हम इसको फिल्टर कर लेंगे। फिल्टर करते ही बेरियम का जो पीपीटी आया वो हटा दिया। अब फिल्ट्रेट जो होगा उसमें ये दोनों होंगे, तो फिर हम डालते हैं इसमें अमोनियम सल्फेट थोड़ा सा एक्सिस में। तो ये तो हट ही गया, इसलिए पीपीटी नहीं बनाएगा। ये बनाएगा स्ट्रॉन्शियम सल्फेट का वाइट पीपीटी, ये नहीं बनाएगा क्योंकि ये सॉल्युबल है। तो फिर फिल्टर कर लेंगे, ये भी हट गया। फिर वो बचा, वो बचने के बाद इसमें डालते हैं अमोनियम ऑक्सलेट। ये भी पीपीटी नहीं बनाएगा, ये भी नहीं बनाएगा, ये बनाएगा, और ये आपका कैल्शियम ऑक्सलेट बनाएगा और उसका वाइट प्रेसिपिटेट आएगा।
तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इन तीनों का पता लगाते हो। क्लियर है? तो सबसे पहले ये डालेगा जरूर, क्योंकि अगर ये नहीं डाला तो आप क्या करेगा, ये तीनों का पीपीटी दे देगा तो हमें पता नहीं चलेगा, और तीनों के वाइट ही होते हैं तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि क्या हुआ। क्लियर है? तो यहाँ इंपॉर्टेंट है कि नोट करके कि सीक्वेंस यही रखना है, और वो सीक्वेंस है BSC, बेरियम स्ट्रांशियम कैल्शियम, इसी में भारत सरकार के ऑर्डर में ही करना है। किस ऑर्डर में करना है बताओ? भारत सरकार, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछता है कि किस ऑर्डर में इसको करना है और क्या क्या प्रेसिपिटेट बनेंगे। तो यहाँ जो पीपीटी बने वो बता दिए मैंने। क्लियर है? इज दिस सफिशिएंट फॉर जेई मीन्स? यस डेफिनेटली आशिमा मिश्रा, इसीलिए आपका लिया गया है ये। ठीक है, अगला देखो। अब इसमें जो कैल्शियम होता है उसकी एक खास रिएक्शन और होती है, वो है K4 एफिशिएंसी से, और वो केफी से बनाता है K2CaFeCN होल 6, और ये आपका वाइट पीपीटी होता है। ये जेई में पूछ लेता है एडवांस में, पर आजकल मेंस वाले भी पूछने लग गए। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया बेटा, 5th ग्रुप। अब आएगा 1st ग्रुप। अब देखो थोड़ा समझना, क्या होता है कि हम कैटायन जो होते हैं ना उनका टेस्ट किया जाता है ओरिजिनल सॉल्यूशन से। तो ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें हमने सॉल्ट डाल के जब डाइल्यूट HCl डालोगे, तो डाइल्यूट HCl डालने पर अगर फर्स्ट ग्रुप कैटायंस होंगे तो उनका प्रेसिपिटेट आएगा। फर्स्ट ग्रुप कैटायन कौन कौन से थे बताओ? PbCl2 प्लस, AgCl प्लस, HgCl2, इन सब का वाइट प्रेसिपिटेट होता है। तो ये वाइट प्रेसिपिटेट क्या करते हैं, हम डिसॉल्व करते हैं पहले इन वाटर एंड बॉयल, डिसॉल्व कर लिया, फिर बॉयल कर लिया एंड फिल्टर करते हैं। ठीक है, जब आप ऐसा करोगे तो PbCl2 जो है वो फिल्ट्रेट में आएगा, क्योंकि PbCl2 सॉल्युबल इन वार्म वाटर, तो खट से सॉल्युबल हो जाएगा। ये क्लियर हुआ? इन तीन में से Pb+2 बाहर आ गया, वो रहा इस फिल्ट्रेट। तो यानी कि इस फिल्ट्रेट से आप Pb+2 का टेस्ट लगा लोगे, इस फिल्ट्रेट से आप Pb+2 का टेस्ट लगा लोगे। ठीक है, अब क्या बच गया यहाँ पर मेरे पास बताओ? मेरे पास बच गया अब यहाँ पर AgCl प्लस Hg2Cl2। तो AgCl और Hg2Cl2 जो हुआ, इसको डिसॉल्व करते हैं अमोनिया सॉल्यूशन में। जैसे आप डिसॉल्व करोगे तो AgCl सॉल्युबल हो जाता है अमोनिया में। कल बताया था आपको, ये वाला कॉम्प्लेक्स बना लेता है, ये नहीं होता, तो ये Hg2Cl2 ऐसा कैसा आ जाएगा? ठीक है, वाइट प्रेसिपिटेट। इफ दिस वाइट पीपीटी जो बचा हुआ था, वाइट पीपीटी टर्न्स ब्लैक, देन कंफर्म Hg2+2 आयन। यानी कि कंफर्म हो गया है कि वो Hg2Cl2 ही होगा। क्यों? क्योंकि ये जो Hg2Cl2 होता है, ये इस अमोनिया सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करके Hg प्लस HgNH2Cl बनाता है। ये ब्लैक प्रेसिपिटेट होता है। ये तो वाइट है, ये ब्लैक है, तो ओवरऑल ब्लैक ही दिखेगा, वाइट है तो इसलिए ओवरऑल ब्लैक हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इन तीनों को अपन ने अलग अलग कर लिया। हाँ या ना? इन तीनों को हमने अलग अलग कर लिया, हाँ या ना? सिंपल है बेटा। अब सबसे पहले हम की पॉइंट लिखेंगे कि कैसे कैसे आपको टेस्ट देना है। देखो की पॉइंट में क्या करना है कि अगर P ब्लॉक कैटायन आ जाए और एक्सिस ऑफ Ki हो तो आपको सॉल्युबल बोलना है। अगर D ब्लॉक कैटायन हो प्लस एक्सिस ऑफ Ki हो तो आपको इनसॉल्युबल बोलना है। एक्सेप्ट Hgi2 इट इज सॉल्युबल। ठीक है, Hgi2 सॉल्युबल होगा। इसी तरह से अगर D ब्लॉक है
और एक्सिस ऑफ साइनाइड है और अमोनिया है। सॉल्युबल बोलना है एक्सेप्ट इनको छोड़ के। Fe+2, Fe+3, Hg2+2, Hg+2 और Mn+2। These are insoluble in ammonia solution। एक्सेस ऑफ अमोनिया सॉल्यूशन, ठीक है, ये याद रखना, ये वाला याद हो गया, ठीक है। इसी तरह से अगर पी ब्लॉक आ जाए, पी ब्लॉक कैटायन पीपीटी, ये सब जगह पीपीटी है ना, ये पीपीटी। तो एक्सिस ऑफ साइनाइड और अमोनिया आ जाए, तो इनसॉल्युबल होगा। क्लियर है बेटा? अब इसके अंदर एक खास बात और आएगी कि अगर एम्फोटेरिक हो, जैसे पंजाबे अली गाना सुनाओ कार में, ये सारे के सारे हों तो ये एम्फोटेरिक है। और जो भी एम्फोटेरिक होता है सॉल्युबल होते हैं वो सब एक्सिस ऑफ NaOH में। वो किस में सॉल्युबल हो जाएंगे? सॉल्युबल इन एक्सिस ऑफ NaOH। तो ये आपके पास एक की पॉइंट हो गया भाई साहब, जिसकी हेल्प से आप सारे टेस्ट करोगे। अब जैसे मुझे बताओ, मैं नहीं कर रहा हूँ, आप ही बताना। Pb+2 की I- से कराते हैं तो PbI2 का येलो प्रेसिपिटेट बनेगा। अब इसको बता दो ये एक्सिस में क्या होगा, आप बताना खुद है ना। एक्सिस ऑफ Ki में सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है, ठीक है। Pb+2 है, साइनाइड है, PbCN2 हो गया। Pb+2 है, अमोनिया सॉल्यूशन यानी NH4OH है, Pb होल ट्वाइस आ गया। Pb+2 NaOH है, PbOH होल 2 आ गया, ठीक है। और Pb+2 की H2S से है तो PbS आ गया। अब दिमाग की बात, PbS तो पता ही है, कल पढ़ा था, ब्लैक होता है। हाँ, ये वाइट है, ये भी वाइट है। अब आप खुद बता दो कि एक्सिस ऑफ KCN में क्या करना है, एक्सिस ऑफ NH4OH में क्या करना है, एक्सिस ऑफ NaOH में क्या करना है। बस ये चार ही की पॉइंट थे अपने पास। तो पहले वाले में देख के बताओ क्या होगा, पहले वाले में क्या होगा बताओ। बोलो जल्दी बताओ। तो देखो यार, अभी बताया था Pb है, I- है, I- में P ब्लॉक है, ये ऐसे देखो P ब्लॉक I- सॉल्युबल। यहाँ देखोगे P ब्लॉक है, इनसॉल्युबल। यहाँ देखोगे तो ये अमोनिया देखना है, अमोनिया इसमें इनसॉल्युबल है क्योंकि P ब्लॉक है। यहाँ देखोगे तो एम्फोटेरिक है, NaOH के लिए तो एम्फोटेरिक देखना है, सॉल्युबल। ये रहा PbOH होल 4, ठीक है। इस तरह से आपको बताना था, सिंपल। अब Ag के लिए आप बताओगे खुद ही, I- है, इससे बनेगा AgI का येलो PPT, ठीक है। Ag+ साइनाइड है, Ag+ की अमोनिया सॉल्यूशन से है, Ag+ की NaOH से। अब इसमें एक खास बात और, एक छोटा सा की पॉइंट मैं और बता देता हूँ कि अगर कभी भी जैसे सॉल्ट पढ़ रहे हैं ना, यहाँ पे नोट, नेटिव मेटल्स लाइक Ag है, Hg है, यानी कि Hg+2, Ag+ और Au, पर यहाँ तो आपका ये Au है ही नहीं, तो अपन यहाँ Hg+2 कर देते हैं। जितनी भी नेटिव मेटल्स होती हैं वो कभी भी हाइड्रोक्साइड नहीं बनाती, उनका हाइड्रोक्साइड टूट करके ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जितनी भी नेटिव मेटल्स हैं ये दिख रही हैं, ये सब अपना क्या बनाएंगी,
ऑक्साइड्स रादर देन हाइड्रोक्साइड। तो यानी कि NaOH से रिएक्शन करेंगे तो ये क्या बनेगा, इसका देखोगे तो ये बनेगा Ag2O, इसका देखोगे तो ये Hg2O, और इसका देखोगे तो ये HgO। तो ये बनेगा, इसका कलर आपका ब्राउन और ब्लैक आएगा, इसका ब्लैक और इसका येलो। क्लियर? तो ये आपके पास आपके कलर्स आएंगे। तो यहाँ पर आप रिएक्शन खुद ही बताना जो मैं लिख रहा था, ये इसकी है ना, अरे और Ag प्लस की H2S के साथ। ठीक है, तो अब दिमाग की बत्ती जला दो फटाफट। एक फेमस रिएक्शन आती है इसकी फॉस्फेट के साथ। चलिए, तो इसके साथ कराएंगे तो AgI, इसके साथ करेंगे तो AgCN, इसके साथ करेंगे तो ये तो D ब्लॉक है, तो पहले तो बनेगा Ag2O, यहाँ भी Ag2O, ये Ag2S, यहाँ करेंगे तो Ag3PO4। इसका कलर तो होता ही है येलो। अब देखो AgI है, एक्सिस में आपको क्या बोलना है, इनसॉल्युबल, एक्सिस में क्या बोलना है, सोल्यूबल। डी ब्लॉक है, साइनाइड है। यहाँ पे भी देखोगे एक्सिस में ये डी ब्लॉक है और ये अमोनिया है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, NH4OH को अमोनिया प्लस वाटर समझना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। डी ब्लॉक सॉल्युबल, ये इनसॉल्युबल है क्योंकि ये आपका क्या है, एम्फोटेरिक होता है तभी सॉल्युबल करता है। तो जल्दी बताओ NaOH क्या होगा, इनसॉल्युबल इसमें। ठीक है, क्योंकि देखो की पॉइंट रॉक्स दुनिया शॉक्स चल रहा है, नहीं चल रहा, की पॉइंट रॉक्स और दुनिया शॉक्स। क्लियर है बॉस? अरे की पॉइंट से कर लोगे सर, मेंस के सिलेबस में ही अभी वही पढ़े क्या, ये मेंस का ही सिलेबस अच्छे से करवा रहा हूँ। अगर आप जेई मेंस के लिए 2 प्रश्नों के लिए 3 घंटे नहीं पढ़ रहे हो तो क्या चाहते हो, अब 3 मिनट में कोई चैप्टर आपकी गोदी में डाल दिया जाए? अरे भाई एक बार देख लो, आप नए आए हो या तो। हमने कल कहा था कि 1 घंटा 38 मिनट का कल एनायन लिया है, आज भी कोशिश करेंगे 1 घंटा 38 मिनट में ये कंप्लीट हो जाए। टोटल मिलाया तो 3-3.25 घंटे हो रहा है। उसके बाद आपसे मैंने बोला था कि सारे 3 घंटे में से भी जो रिएक्शन है पूछी जाती हैं एग्जैक्ट उसका 50 मिनट 60 मिनट का एक और वन शॉट लाऊंगा जिसमें सिर्फ वो रिएक्शन है लर्न करा दूंगा जो आती हैं इंपॉर्टेंट। अब यार इसके अलावा क्या कैप्सूल खिला दूं मैं तुम्हें इंजेक्शन लगा के सीधा ही, बोला आ जाओ जेई मेंस वाला फर्स्ट रैंक का कैप्सूल इंजेक्शन, AIR2 का इंजेक्शन सीधा लगाया, AIR2 वेरी गुड जाओ। अरे भाई इतना तो करेंगे। पिछले साल का और इस साल का सेम है, पर पिछले साल और इस साल में क्वेश्चन लेवल को वो बढ़ा रहा है। आप हर चीज़ को समझा करो, लेवल चेंज होता है। पिछले साल बोर्ड में फिजिक्स का पेपर ऐसा आ गया था इतना अच्छा, अब तुम समझते नहीं हो कि हर साल के अंदर क्या है कि हमें समझना पड़ता है कि ये किस लेवल तक जा सकते हैं। तो हम बच्चों को उस लेवल तक रिस्क जोन में लेके नहीं भेज सकते, आप समझ ही नहीं पा रहे हो। तो हम हर साल के हिसाब से कुछ चेंजेस तो करते हैं ना, वरना तो फिर एक ही वीडियो है हम उसी को दे दें तुम एडमिशन लो जब, कि ये रिकॉर्ड कर दिया ये पढ़ लो। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे मैं जो समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो इसलिए इस साल आपके लिए बोला है कि रिस्क नहीं ले सकते, तो दोनों का अलग अलग बना के आपको दे दिया, इसको लर्न करो, फिर आपको 50 क्वेश्चन, ताकि कम से कम ऑप्शन देखें, कुछ अच्छा क्वेश्चन बने तो आपसे टिक हो जाए। रिस्क नहीं ले सकते आप, ये सिर्फ रिस्क कवर है और कुछ नहीं है। Hg की बात करते हैं। Hg+2 मर्क्यूरस आयन होता है, ये अनस्टेबल होता है और ये Hg+2 और Hg में टूटता है। तो इसकी बहुत सारी रिएक्शन ऐसे ही आएंगे, देखो कैसे। पहला, अगर मैं इसकी I- से कराऊंगा ना तो सबसे पहले तो ये बनेगा Hg2I2 और ये ग्रीन कलर का होता है। लेकिन जब मैं इसको बॉईल कर दूंगा, हीट करते ही 2 तरह से करूंगा, एक तो सिंपल बॉईल कर देता हूँ तो ये Hg(I2) में और Hg में टूट जाएगा। Hg का कलर हमेशा याद रखना, इसके कलर कुछ भी दे सकता है, ब्लैक, ग्रे, ग्रेइश ब्लैक, ब्लैकिश ग्रे, सब। और ये आपका क्या होता है, येलो, स्कारलेट रेड होता है, ये येलो नहीं। कैसा होगा ये, इसका कलर। अगर मैं इसको बॉईल कर देता हूँ विद एक्सिस ऑफ Ki, तो आपको पता है, अभी बताया था मैंने कि यार ये Ag(I2) सॉल्युबल हो जाता है,
तो फिर ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा एस से। ठीक है, दूसरा देखो HgI2 प्लस साइनाइड, तो अभी रिएक्शन कराई थी मैंने Hg प्लस Hg+2 बनेगा, वो Hg+2 इसके साथ रिएक्ट करके Cn2 बना देगा। Hg+2 की रिएक्शन कराएं अगर अभी किससे, NaOH, तो अभी बताया था Hg2O बन जाएगा और ये एक्सिस में सॉल्युबल होगा, नहीं होगा, क्यों? क्योंकि एम्फोटेरिक नहीं है। ये आपका Hg2+2 है, NH4OH है, तो Hg2+2 के NH4OH से जब कराते हैं तो ये हम मज़ेदार चीज़ बनती है Hg HgO NH2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना भाई, नाइट्रेट डॉट NO सॉरी प्लस Hg। ये जो है वाइट है, ये ब्लैक है, इसलिए ओवरऑल ये ब्लैक दिखता है, क्योंकि यहाँ दो रिएक्शन हुई ना, एक तो Hg में गया और ये Hg+2 में आया। ये नाइट्रेट कहाँ से आया? क्योंकि हमने मर्क्यूरस नाइट्रेट लिया है, सॉल्ट। अगर इस Hg+2 की H2S से करा दो तो क्या बनना चाहिए बताओ? वही Hg और HgH। ये क्या है? ब्लैक है, ये भी ब्लैक है, और दोनों सॉल्युबल होते हैं एक्वारेजिया में। ये दोनों किस में सॉल्युबल है? एक्वारेजिया में, सॉल्युबल इन एक्वारेजिया। सॉल्युबल लिख दिया, कहाँ लिख दिया सॉल्युबल? ये तो इनसॉल्युबल होगा। ठीक है, तो ये आपके पास Hg यानी कि फर्स्ट ग्रुप खत्म हुआ। अब देखो सेकंड ग्रुप। सेकंड ग्रुप की जब बात करते हैं तो सबसे पहले देखो आप, सेकंड ग्रुप जो होता है ना, H2S गैस पास करते हैं उसमें, तो सेकंड ग्रुप मेटल सल्फाइड जितने भी होते हैं उन सब को उठा करके सबसे पहले डाल दिया जाता है किसमें? YAS में, मतलब डिसॉल्व कर देते हैं किसमें? YAS। पूरा लिख देता हूँ, डिसॉल्व इन YAS। YAS का पूरा नाम होता है येलो अमोनियम सल्फाइड। अभी मैं लिखवा दूंगा, येलो अमोनियम सल्फाइड। येलो अमोनियम सल्फाइड में डालते हैं एंड फिल्टर कर लेते हैं। जब आप इसको फिल्टर करेंगे तो मेटल सल्फाइड ऑफ सेकंड बी सॉल्युबल है, सो प्रेजेंट इन फिल्ट्रेट। ठीक है, और यहां क्या होगा? मेटल सल्फाइड ऑफ सेकंड ए इनसॉल्युबल, सो प्रेजेंट इन रेजिड्यू। ठीक है, इसलिए इस पूरे मेटल सल्फाइड ऑफ ए को फिर डिसॉल्व करते हैं किसमें? हॉट एंड कंसंट्रेट HNO3 में। डिसॉल्व इन हॉट एंड कंसंट्रेटेड HNO3। जैसे आप करके एंड फिल्टर करेंगे इसको, तो फिल्टर करते ही उसमें क्या क्या आ जाएंगे? CuS, Bi2S3, PbS और CdS, क्योंकि ये सब सॉल्युबल है। HgS रेजिड्यू में आएगा, रेजिड्यू में वही आता है जो इनसॉल्युबल होता है, जैसे चाय की पत्ती, रेजिड्यू, बिकॉज इट इज इनसॉल्युबल। HgS को सॉल्युबल करने का एक ही तरीका है, एक्वारेजिया। एक्वारेजिया आया तो वो सॉल्युबल हो गया। इस तरह से आप इसको सॉल्युबल करते हैं, याद रह जाएगा भाई। मेटल सल्फाइड जितने भी थे उसमें दो फैमिली होती है, सेकंड ए सेकंड बी। सेकंड एक कॉपर फैमिली होती है और सेकंड बी जो है वो, सर नोट्स कहाँ मिलेगा? नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, दिवाकर कुमार है ना। हाँ, अभी आप पढ़ने में दिमाग लगाओ, ठीक है। नोट्स आपको प्रोवाइड कर देंगे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है, या टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। हाँ, आप
प्लस इस चैनल पर बने रहें। अगर आपको इनऑर्गेनिक अपनी अच्छी करनी है तो अपने सभी दोस्तों को बता दो, दिखावे पे ना जाओ, अपनी अक्ल लगाओ, सेंटर पे चिंगम चबाओ और जबान पे लगाम लगाओ। सिंपल फंडा अपना। दूसरा, अगर आपको सच में इनऑर्गेनिक के नंबर सही करने हैं तो ये चैनल आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन बना दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए आप इस पर बने रहें। मेरा पर एक ही प्रॉब्लम है, मैं सिर्फ पढ़ाने में दिमाग लगाऊंगा, आप जो फालतू फालतू लिखते रहोगे उसके जवाब देने के लिए मत करना बाध्य, फिर मज़ा नहीं आता, फिर ऐसा लगता है पढ़ने नहीं आए तुम, अपने आप को सेटिस्फाइड करने आए हो। और हमारा यहाँ पर एक क्या है स्लोगन कि सेटिस्फैक्शन नहीं सिलेक्शन चाहिए। तो पढ़ने में दिमाग लगाओ, क्योंकि ये अगर याद हो गया तो सवाल सही हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ अगर अपन देखेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, सब अलग अलग हो गए। अलग अलग होने के बाद अब नोट करके हम एक लाइन लिख रहे हैं, बताओ क्या। पहला ये वाई एस क्या होता है, तो वाई एस होता है येलो अमोनियम सल्फाइड, पूरा नाम, और इसका फॉर्मूला होता है NH4 होल टू SX, जहाँ x बराबर 2 से लेकर के 6 लिख सकते हैं हम। और इसका स्ट्रक्चर भी जिग होगा, ऐसे एस 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 और ये एस, 1 2 3 4 5 6, ठीक है 6 तक। इसी तरह से एक और होता है CAS, वो होता है आपका कलरलेस अमोनियम सल्फाइड, और कलरलेस अमोनियम सल्फाइड CAS, इसका फॉर्मूला होता है NH4 होल ट्वाइस S, बस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोलते हैं अपन कि मेटल सल्फाइड ऑफ सेकंड B, मेटल सल्फाइड ऑफ सेकंड B soluble in YAS as well as CAS except SNS, which is soluble in YAS but insoluble in CAS। इसी तरह से हम बोल सकते हैं क्या कि मेटल सल्फाइड ऑफ सेकंड B soluble in strong alkaline solution as well as non-oxidizing acid। ठीक है, एक्सेप्ट S2S3 which is soluble in strong alkaline solution which is soluble in strong alkaline solution but insoluble in, बताओ, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड। क्लियर बॉस, तो ये सॉलिबिलिटी आपको आ जाएगी, नीट वाले भी देख सकते हैं बिल्कुल, हाँ पक्का 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 देख सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया सेकंड है। अब सेकंड है कि सॉलिबिलिटी के बाद पहला आता है कॉपर। भाई साहब कॉपर की जो रिएक्शन है, दो चार ये कॉपर इंपॉर्टेंट है, इसकी रिएक्शन है पूछता है वो, I माइनस कॉपर +2 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग है, ये अच्छा रिड्यूसिंग है, तो इसके साथ ये रेडॉक्स करेगा और ये Cu+ बनाएगा, और इधर I2, ये Cu+ I माइनस से, और ये भी I2 इससे रिएक्ट करेगा, और ये Cu2 I2 बनाता है, और ये I3 माइनस बनाता है। Cu2 I2 का जो है वो वाइट प्रेसिपिटेट होता है, और ये आपका ब्राउन कलर का होता है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ये वाइट दिखेगा, ओवरऑल आप देखोगे तो क्या दिखेगा, ये वाइट ही नजर आ रहा है, हाँ या ना, गलत, ब्राउन नजर आएगा, क्योंकि वाइट में ब्राउन मिलाओगे तो ब्राउन ही होगा ना। अब इसको यानी कि जो Cu2 I2 है प्लस I3 माइनस है, इसको अगर हम थायोसल्फेट में डालते हैं तो देखो, थायोसल्फेट याद है आपको, मैंने बताया था I2 है और I माइनस है ये, तो इससे रिएक्शन जब करेंगे ना तो ये इसको
Cu2 को तो नहीं छेड़ेगा, बस इस I2 को I माइनस में कन्वर्ट कर देगा और इस Cu2 का वाइट प्रेसिपिटेट आ जाएगा। क्लियर? तो सिंपल फंडा है और इसको आपको याद होगा आइडोमेट्री टेस्ट कहते हैं। सिंपल है, ये बहुत फेमस रिएक्शन है और ये आती है एग्जाम में। क्लियर? अब अगर हम बात करें यहाँ पर फिर से Cu+2 की साइनाइड से, याद करो साइनाइड भी एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये रिएक्ट करके इससे CuCN2 का येलो पीपीटी बनाएगा, बट ये अनस्टेबल है और ये टूट जाएगा। तो ये टूटेगा CuCN प्लस CuCN2। फिर जब एक्सिस में रिएक्शन होगी तो ये K3CuCN4 बनेगा सॉल्युबल। ये वाइट पीपीटी। अब देखो ये Cu+2 है, अगर वो एक्सिस ऑफ साइनाइड लिखता है तो कॉम्प्लेक्स ये वाला बनता है जिसमें Cu+1 है, क्योंकि बीच में ये रेडॉक्स रिएक्शन होती है। बीच में क्या हो जाती है, ये रेडॉक्स, और ये हमने कोऑर्डिनेशन में भी पढ़ा था और हमने कहा था ये इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए स्यूडो हेलोजन भी बोला था साइनाइड को। साइनाइड को हमने क्या बोला था, स्यूडो हेलोजन। क्लियर है बॉस? अब इसी तरह से आप देखो Cu+2 अगर मैं NH से कराऊंगा तो ये बन जाएगा लाइट ब्लू। अच्छा ये एम्फोटेरिक नहीं है, इसलिए एक्सिस में क्या होगा, ये इनसॉल्युबल। Cu+2 की अगर NH4OH से कराएंगे तब भी यही बनेगा, लेकिन मेरे दोस्त यहाँ पर एक खास बात है, इसका पीपीटी फिक्स है, ये डी ब्लॉक है, इसलिए ये एक्सिस में सॉल्युबल होगा और एक्सिस में सॉल्युबल होकर के ये बनाएगा CuNH3 सॉल्युबल। क्लियर है? क्योंकि डी ब्लॉक था। ठीक। और Cu+2 की रिएक्शन आप सबको पता, अगर H2S से करा दूंगा तो मैं CuS का ब्लैक प्रेसिपिटेट आता है। अब इसकी दो रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, एक है आपका Cu+2 की K4FeCN6 से, बड़ी खास इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई। जब इससे कराएंगे तो ये Cu2FeCN6 बना देगा चॉकलेट ब्राउन। क्या बनाएगा? चॉकलेट ब्राउन। तो ये बड़ा फेमस है, ये आ जाता है K4FeCN6 से। और अगर इसकी K3FeCN6 से कराएंगे तो ग्रीन कलर का प्रेसिपिटेट आएगा, और वो कैसे बनेगा, K3 की जगह Cu आएगा और Cu3FeCN6 ग्रीन प्रेसिपिटेट। क्लियर? ये आपका कॉपर समाप्त। अब आता है कैडमियम। कैडमियम की अगर I- से कराएंगे तो कोई पीपीटी नहीं आएगा क्योंकि सॉल्युबल है। कैडमियम बड़ा प्यारा है क्योंकि इसके साथ एक तो NH की और एक NH4OH की रिएक्शन आएगी। कैडमियम डी ब्लॉक है कि एम्फोटेरिक है, बोलो? ये आपका एम्फोटेरिक नहीं है, इसलिए कुछ भी नहीं होगा, सिंपल रिएक्शन बनेगी ये, और ये एम्फोटेरिक नहीं है इसलिए इनसॉल्युबल। लेकिन ये डी ब्लॉक है मेरे लल्ला, तो डी ब्लॉक होगा तो सॉल्युबल। ये आ गया CdNH3+2। क्लियर? बाकी तो कुछ नहीं है, H2S से कराएंगे तो CDS का येलो प्रेसिपिटेट। कॉपर में कौन सा पीपीटी कलर था बताओ? पीपीटी कलर बताओ K4FeCN6 से, वहां पे चॉकलेट ब्राउन। यहां जब करेंगे तो क्या बनेगा, ब्लूइश वाइट। CD2FeCN6 ब्लूइश वाइट। तो कंपैरिजन हो गया ना, उसमें तो ब्राउन, इसमें ब्लूइश वाइट। कैडमियम भी खत्म। अब आएगा आपका बिस्मिथ। इसकी ये रिएक्शन एक यही इंपॉर्टेंट है, बस I- से रिएक्शन कराते हैं तो Bi3 का ब्लैक प्रेसिपिटेट बनेगा। अब ये I- में सॉल्युबल हो जाएगा। क्यों होगा बताओ, एक्सिस ऑफ I- में सॉल्युबल, क्योंकि ये P ब्लॉक है। सॉल्युबल होता है, इस सॉल्यूशन का नाम होता है ऑरेंज सॉल्यूशन।
अगर मैं इसको हाइड्रोलाइज करा दूं तो ये BiOI बना देगा, ऑरेंज टर्बिडिटी। ऑरेंज टर्बिडिटी, ठीक है। तो ये आपकी बहुत फेमस रिएक्शन है। अब देखो बिस्मिथ +3 की H2S से कराएंगे तो वही Bi2S3 ब्राउनिश ब्लैक। और इधर अगर अपन देखें कि बिस्मिथ की वापस NaOH से करा दो, तो भाई बिस्मिथ की NaOH से कराएंगे तो BiOH होल थ्राइस बन जाएगा, वाइट पीपीटी। और अगर बिस्मिथ की NH4OH से कराते हैं, बिस्मिथ नाइट्रेट लेना पड़ता है उसके लिए, तो भी वाइट पीपीटी आएगा। और इस बार आएगा ये ऐसा वाइट पीपीटी। एक मज़ेदार बात पता है क्या है, साइनाइड से रिएक्शन जब होती है तो यहाँ पर हाइड्रोक्साइड बनेगा, नॉट साइनाइड। रीजन हाइड्रोलाइज हो जाता है ये भी वाइट पीपीटी है। बिस्मिथ +3 की एक रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, SnOH होल 4 -2 से। इसको ये रिड्यूस करके खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है और ये बिस्मिथ का ब्लैक प्रेसिपिटेट बनता है। ये भी आ जाती है कई बार बिस्मिथ की टिन। 10+2 आप सबको पता है क्या होता है, 10+2। सर मार्च में 12th के बैच लॉन्च होंगे, डेफिनेटली होंगे क्योंकि अप्रैल में फिर से नए बैच आते हैं, सबको पता है। तो क्लियर। एक बिहारी जेई पे भारी, अरे वाह। तो बिस्मिथ +3 इससे रिएक्ट करके ब्लैक प्रेसिपिटेट बनाएगा, फेमस रिएक्शन है। और एक और रिएक्शन फेमस है जो आपको याद होगी, पायरोगेलोल का नाम सुना है, येलो प्रेसिपिटेट बन जाता है। तो पायरोगेलोल से क्या बनाता है, ये येलो प्रेसिपिटेट, समझ रहे हो, येलो प्रेसिपिटेट। ये भी कई बार आ जाता है एग्जाम में, पायरोगेलोल वाला येलो पीपीटी। ठीक है, तो ये आपके बिस्मिथ भी खत्म। बिस्मिथ के बाद आता है मरकरी। अब देखो मरकरी की सेम रिएक्शन वही आएगी जो मर्क्यूरस आयन में थी, इससे रिएक्शन कराई थी। अब ये स्कारलेट रेड प्रेसिपिटेट आया था, एक्सिस में सॉल्युबल हो गया था। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या आया था, साइनाइड से सॉल्युबल था ये। तीसरा आया था NaOH से, NaOH से कराएंगे तो HGO का येलो पीपीटी आएगा। क्या ये एम्फोडेरिक है, नहीं। एक्सिस में सॉल्युबल होगा, नहीं। Hg का नाइट्रेट से ये करा के अगर अपन NH4OH से कराते हैं यानी अमोनिया सॉल्यूशन से, तो क्या बनेगा, ये Hg, याद करो HgO डॉट HgNH2NO3 वाइट प्रेसिपिटेट। ये भी एक्सिस में इनसॉल्युबल होगा क्योंकि ये डी ब्लॉक तो है, याद रखना ये डी ब्लॉक है, लेकिन मैंने डी ब्लॉक में अमोनिया सॉल्यूशन जो था उसके लिए इनसॉल्युबल बताया था इसको डी ब्लॉक में। डी ब्लॉक के टाइम में मरकरी का अमोनिया में सॉल्युबल नहीं था, ये पूछेगा इसीलिए इनसॉल्युबल लिख रहा हूँ यहाँ, इंपॉर्टेंट है, डाउट आ सकता है मरकरी। उसके बाद Hg+2 की बात करो, H2S से करेंगे तो क्या बनेगा, HGS का ब्लैक। इसकी जो एक रिएक्शन आती है ना वो इंपॉर्टेंट है ये। तो Hg+2 की जब कोबाल्ट थायोसाइनेट से कराते हैं, ये आया हुआ है जेई में, तो रिएक्शन कराने पर आपका बन जाता है यहाँ पर CO HgSCN होल 4।
ये ब्लू प्रेसिपिटेट है। पीपीटी कलर पूछा था, इसको एक बार लर्न कर लो फटाफट। पीपीटी कलर पूछा था भाई। याद हो गया? इसको सही करना है, इसका आएगा H6E3O3 है ना, यहाँ पे भी 6 करना है इसको, सही कर लेना इसको। क्लियर? चलिए, तो ये आपका थर्ड हो गया। अगला आएगा थर्ड ग्रुप। थर्ड ग्रुप में याद है एल्यूमिनियम +3। अगर मैं एल्यूमिनियम +3 की अगर मैं कराता हूँ रिएक्शन पहली किससे, NaOH से, तो क्या बनना चाहिए, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये एम्फोटेरिक है, तो ये एक्सिस में सॉल्युबल है। तो अब इस रिएक्शन को कैसे लिखते हैं देखो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर मैं NH डाल दूंगा इसमें, तो जैसे मैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में NH डालता हूँ, तो NH डालते ही ध्यान सुनाई सॉल्युबल हो जाएगा, और सॉल्युबल होकर के NaAlOH होल 4 बना देगा। क्लियर है? तो ये इक्विलिब्रियम पर हो रही है रिएक्शन। अब इस इक्विलिब्रियम पर अगर मैं एसिड डाल दूं तो क्या हो जाएगा, एसिड डालते हैं NaOH कम होगा, इक्विलिब्रियम पीछे आएगा, तो व्हाइट पीपीटी रीअपियर हो जाएगा ऑन एडिशन ऑफ एसिडिफिकेशन। ठीक है, व्हाइट पीपीटी रीअपियर। बट on addition of polyhydroxy organic acid, polyhydroxy organic acid, white ppt disappear। क्या हो जाएगा वो, डिसअपियर हो जाएगा बॉस। अब इसका एक्सप्लेनेशन समझना पड़ेगा। आप इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो Na2AlO2+2H2O। इसको बोला जाता है सोडियम एल्यूमिनेट, इसका नाम होता है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। और करके लिख रहा हूं मैं क्योंकि यहां से पानी निकाल के भी लिख सकते हो आप इसको। देखो अब पॉलीहाइड्रोक्सो ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं, जैसे ये वाले एसिड, ये अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये टार्टरिक एसिड है। अगर आप इस तरह के एसिड को जब डालते हो तो पता है क्या होता है, ये एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं ऐसे। ये कॉम्प्लेक्स बन गया। अब सोचो अगर आपने पॉलीहाइड्रोक्सो ऑर्गेनिक एसिड
अगर आपने ये पॉलीहाइड्रोक्सो ऑर्गेनिक एसिड डाल दिया तो ये क्या कर रहे हैं, ये इस इक्विलिब्रियम में से इसको हटा रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम आगे भागेगा नहीं भागेगा? अगर ये इक्विलिब्रियम भागेगा नहीं भागेगा, इक्विलिब्रियम अगर आगे भागेगा तो आप सोच सकते हो क्या होगा, सॉल्यूबल हो जाएगा वाइट पीपीटी। तो ये बहुत अच्छा सवाल है, एग्जाम में आ जाता है कई बार। अब यहाँ एक मज़ेदार बात है, थर्ड ग्रुप के लिए की पॉइंट दे रहा हूँ मैं, ठीक है, ध्यान से सुनना। 3 रिएक्शन का की पॉइंट है, और वो की पॉइंट क्या है सुनो, कि सल्फाइड सॉल्ट्स, सल्फाइड सॉल्ट्स ऑफ L+3 Cr+3 Mg+2 do not exist in their aqueous solution. Sulfide salts of Al+3 do not exist in their aqueous solution because they are readily hydrolyzed. ठीक है, हाइड्रोलाइज हो जाएंगे, हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो नहीं मिलेंगे कभी भी। तो 3 रिएक्शन है, तो ये सल्फाइड के साथ खत्म। इसी तरह से कार्बोनेट सॉल्ट्स ऑफ Fe+3 Cr+3 और L+3 do not exist in their aqueous solution, same because they are hydrolyzed. They are hydrolyzed. तीसरा क्या होता है कि some basic acetates of वही Fe+3 Cr+3 Lc आर इनसॉल्युबल, तो 3 पीपीटी ये बन जाएंगे, तो 9 रिएक्शन आएंगी। ठीक है, एक खास बात और, अब देखो ये थर्ड ग्रुप रिएजेंट है, ये अगर थर्ड ग्रुप रिएजेंट है सारे चैप्टर्स होंगे, हाँ बेटा कोशिश तो है बिल्कुल। अगर ये 3 ये थर्ड ग्रुप है तो इसमें H2S गैस पास करने पर पीपीटी नहीं आएगा, क्योंकि H2S गैस जो होती है वो सेकंड ग्रुप का रिएजेंट है। तो यहाँ पर एक मज़ेदार चीज़ होगी कि L+3 में जब H2S पास करेंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जब आप बेसिक मीडियम ले लेंगे तो आपका L2H3 बनेगा, लेकिन वो हाइड्रोलाइज होगा। तो डायरेक्ट हाइड्रोलाइज होकर के क्या बनाएगा, फाइनल प्रोडक्ट एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2S गैस, वाइट प्रेसिपिटेट। इसी तरह से वो अमोनियम सल्फाइड से करेगा तो फिर से वही एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो खुद ही रिएक्शनें बन रही हैं, कार्बोनेट से करा दो हाइड्रोक्साइड, और अगर एल्यूमिनियम+3 की रिएक्शन एसीटेट से करा दो। अच्छा मज़ेदार बात पता है कि एल्यूमिनियम के सारे ही पीपीटी वाइट हैं, वाइट। एल्यूमिनियम के सारे प्रेसिपिटेट क्या हैं, वाइट। इसमें एक टेस्ट होता है लेक टेस्ट, ये आपको याद होना चाहिए, कुछ नहीं होता है इसके अंदर, सिंपल याद रखना बस एल्यूमिनियम+3 के लिए। और एक क्रोमेटोग्राफी, ये दोनों हिंट मिलते हैं, उसमें जो है वो L2O3 जो होता है वो एडजॉर्बेंट होता है। ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो आपको एल्यूमिनियम को आइडेंटिफाई करने में काम आएगी, और ये एम्फोटेरिक है। तो इसको एम्फोटेरिक लेड भी होता है और जिंक भी होता है, तीनों की रिएक्शनें सेम होती है, 90% जिंक और इसकी सेम आएगी। तो जिंक और इसमें कंफ्यूज होंगे आप, तो जब जिंक और इसमें कंफ्यूज होंगे तो फिर आपको क्या लगेगा कि यार मैं कैसे आइडेंटिफाई करूँ, तो एग्जामिनर आपको एक हिंट देगा यहाँ, और वो हिंट आपको ये मिलेगा, लैक टेस्ट देता है वो कैटायन, तो आप फट से पकड़ लोगे कि जिंक नहीं है, ये कौन है, एल्यूमिनियम। या वो क्रोमेटोग्राफी में एडजॉर्बेंट होता है उसको ऑक्साइड, तो वो ये आपका एल्यूमिनियम है। तो कितना आसान है, हाँ या ना, हाँ या ना, सिंपल है कि नहीं है? हाउ वाज द जोश, हाउ वाज द जोश, हाई।
तो यहाँ पर आपका एल्यूमिनियम खत्म हो गया। एल्यूमिनियम के बाद है भाई क्रोमियम, फिर से वही क्रोमियम है, NaOH से रिएक्शन करेगा, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड का ग्रीन पीपीटी आएगा। जनरली क्रोमियम के पीपीटी वाइट ही हैं, और ये M43 के इसलिए एक्सिस में सॉल्युबल हो जाएगा, तो CrOH होल 4 माइनस बनाएगा सॉल्युबल। क्लियर है बॉस? इसी तरह से क्रोमियम प्लस 3 की रिएक्शन NH4OH से कराएंगे, तो NH4OH से कराने पर यहाँ भी वही CrOH होल थ्राइस बन जाएगा। ठीक है, ये फिर से ग्रीन है। अब एक खास बात होती है, ये इनसॉल्युबल होता है, क्यों? क्योंकि ये पार्शल सॉल्युबल होता है, और पार्शल सॉल्युबल होकर के पिंक, क्या बोला मैंने, पिंक कलर का सॉल्यूशन बनाता है। क्या बनाएगा बेटा? पिंक कलर का सॉल्यूशन, पिंक कलर का सॉल्यूशन। ये कैसा है? सॉल्युबल। ये कैसा है? पिंक कलर का सॉल्यूशन। लेकिन ये पार्शल सॉल्युबल है। क्या है? पार्शल सॉल्युबल। जो पार्शल सॉल्युबल होते हैं उनको भी इनसॉल्युबल बोला जाता है, इसलिए मैंने इसे इनसॉल्युबल में लिख दिया था। तो जो पार्शल सॉल्युबल होता है वही इनसॉल्युबल है। क्लियर है बॉस? चलिए, इसके बाद आपका फिर से वही वाली कहानी चालू हो गई। H2S गैस से नो रिएक्शन, H2S गैस प्लस बोलो बेसिक मीडियम, लेकिन उसमें क्या बनेगा? क्रोमियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरह से क्रोमियम प्लस 3, अगर अमोनियम सल्फाइड, तो फिर से वही। देखो अपने आप रिएक्शन बन रही, मैं नहीं बना रहा हूँ, वो की पॉइंट रॉक्स दुनिया शॉक से। फिर अगर कार्बोनेट से रिएक्शन कराएंगे तो फिर से क्रोमियम हाइड्रोक्साइड। भाई क्रोमियम के सारे पीपीटी ग्रीन है, वाइट तो नहीं लिख दिया ना मैंने, ग्रीन। फिर एसीटेट से करा देंगे तो भी ग्रीन आएगा। देखो आप, की पॉइंट रॉक्स दुनिया शॉक्स, भाई साहब की पॉइंट रॉक्स, जल्दी बोलो, दुनिया शॉक्स। क्या बोला मैंने, बताओ? की पॉइंट रॉक्स, दुनिया शॉक्स, सारे पीपीटी ग्रीन, कुछ नहीं करना आपको। हाँ जल्दी बताओ। क्लियर है लल्ला? मचा दे हल्ला गली मोहल्ला। अब आएगा हमारा आयरन, Fe+3, इसके अंदर I माइनस से कराएंगे, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो भाई साहब ये इसको रिड्यूस कर देगा इसमें, तो यहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो रेडॉक्स का बनेगा। किसका प्रोडक्ट है ये? रेडॉक्स। इसी तरह से अगर मैं Fe+2 की रिएक्शन अगर I माइनस से करने के बाद क्या आता है बताओ? साइनाइड। साइनाइड से कराऊंगा तो FeCN होल 3 बनेगा पहले, और ये FeCN होल 3 बनने के बाद ये आपका एक्सिस में सॉल्युबल हो जाएगा। क्लियर? इसी तरह से Fe+3 है ना, Fe+2 की भी रिएक्शन साथ साथ करा रहा हूँ मैं, है ना। तो ये आपका FeCN होल 2 बन जाएगा एक्सिस में। ये आपका कलर। अब मज़ेदार बात ये क्या है, इनके कलर याद होने चाहिए। अभी मैंने आपको एक PYQ बताया था, वो PYQ कोऑर्डिनेशन का था। उस कोऑर्डिनेशन के PYQ में क्या पूछा था? फाइंड द नंबर ऑफ, बोलो, कॉम्प्लेक्स, फाइंड द नंबर ऑफ पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स हैविंग येलो कलर। तो यहाँ पर एक का येलो है और एक का रेड है। आप बताओ, मैंने उस समय कराया भी था, जल्दी बताओ किसका रेड और किसका येलो। जल्दी लल्ला मचा दे हल्ला गली मोहल्ला। कुछ याद होना चाहिए आपको, मुझे याद है आपको याद है। हम्म ये आपका याद करो, ये ब्राइट रेड है और ये आपका पेल येलो है। ये ब्राउन कलर है ना, ये डर्टी ग्रीन है। ये याद रखना भाई, ये था उसमें ऑप्शन में, ये भी था। तो ये डायामैग्नेटिक होगा क्योंकि तो येलो है, वो आपका ब्राइट रेड है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। पक्का? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब Fe+3 की रिएक्शन फिर से NaOH से करा दो। अब देखो NaOH से कराएं और NH4OH से कराएं, दोनों से एक ही बनेगा। और अगर +3 है तो FeOH होल थ्राइस बनेगा, जिसका नाम होगा ब्राइट रेड कलर। रेड कलर ही आएगा ये। क्या आएगा?
रेडिश ब्राउन भी बोल दो इसको यार, रेड भी बोल दो, ब्राइट रेड भी बोल दो, एक ही बात है। और एफ याद है एक्सिस में इनसॉल्युबल होता है दोनों में, ये एक्सिस में इनसॉल्युबल होता है दोनों में, ये एक्सिस में इनसॉल्युबल होता है मेरे लल्ला दोनों में, इसलिए मैंने दोनों एक साथ लिख दिए। आपको याद आना चाहिए। याद है या नहीं है? जल्दी, किस किस को याद है? अभी अभी Fe+2 Fe+3 ये सब मैंने बता दिया था, आपको याद है? हम्म हाउ टू डू अर्ली जेई प्रिपरेशन फ्रॉम क्लास 9? बेटा अभी तो इनको जेई मेंस की तैयारी करने दे, इसके लिए एक अलग सेशन लाएंगे अपन, उसमें बता देंगे। क्लियर है बॉस? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। Fe+3 की सेम रिएक्शन NaOH से भी हो गई, कहाँ गया, Cn से हो गई, NaOH से हो गई, H2S से भी करेंगे बाद में, लेकिन पहले अपन कर रहे हैं किससे? Fe+3 की 3 की पॉइंट थे ना अपने, पहला तो Na2CO3 से, तो क्या बन जाएगा ये FeOH होल थ्राइस हाइड्रोक्साइड, की पॉइंट रॉक्स, दुनिया शॉक्स। ये एसीटेट में भी आई थी रिएक्शन, FeOH होल 2 और एसीटेट, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास Fe+3 और ये आ गया H2O, है ना, ये ब्राउनिश रेड पीपीटी था, ठीक है। इसके बाद आपको याद हो तो Fe+3 जो है H2S से रिएक्शन जब करता है तो रेडॉक्स करेगा, क्योंकि भाई साहब ये आपका एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये अच्छा एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। सल्फर का आपको पता ही है हमेशा वाइट या येलो पीपीटी आएगा, ठीक है। अब इधर देखो Fe+3 की जब बात करते हैं ना अमोनियम सल्फाइड से, मेरे दोस्त यहाँ आने वाला है, अगर आप 15 मिनट और रुकते हैं तो 15 मिनट के अंदर आपका सॉल्ट खत्म होने वाला है, और 15 मिनट के बाद आपका पूरा एक चैप्टर ऐसा होगा जो आपके हाथ में होगा। एडवांस के लिए अगर मैं बोलूँ तो सबसे बड़ा चैप्टर है, एडवांस के सवाल सही नहीं करा सकता। जब भाई ऑफलाइन चलता था ना तो एडवांस के अच्छे पढ़ने वाले होते थे काफ़ी सारे, तो वो यही कहते थे कि सॉल्ट का मतलब वीजे सर, क्योंकि वहाँ से सवाल एक भी गलत नहीं होगा। अब ऑनलाइन में तो क्या बदल गया माहौल, ऑनलाइन में तो कौन वीजे सर है कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि एडवांस के सवाल करने ही नहीं है सही। तो भाई यहाँ पर दिमाग लगाना है आपको, 15 मिनट तक पेशेंस रखो, क्योंकि आयरन से सवाल आता है, कॉपर से आता है आपने कर लिया, है ना, सिल्वर से आता है आपने कर लिया, आयरन से आएगा आपको करना, और जिंक से भी आएगा। तो ऐसा ना हो कि आपकी सारी मेहनत अभी 15 मिनट के चक्कर में ख़राब हो जाए बस। तो इसलिए रिक्वेस्ट है कि इतना पेशेंस रखा तो 15 मिनट मुझे और दो, मैं कर दूंगा, क्योंकि बहुत छोटा है, आयरन के बाद से 5 मिनट में जिंक खत्म हो जाएगा, फिर 5 मिनट के चक्कर में एक सवाल जेई मेंस का सही हो रहा है। तो भाई इतना पेशेंस अपने लाइफ के लिए दे सकते हो ना, हाँ या ना? तो प्लीज़ प्लीज़ बना के रखो लाइफ में, ठीक है। यहाँ पर इससे रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, Fe+2 प्लस सल्फर, और ये Fe+2 सल्फर वापस सल्फाइड से रिएक्ट करेगा और ये FeS बना देगा, इसका ब्लैक प्रेसिपिटेट आएगा, ठीक है। ये जो FeS+S है ये पूरा का पूरा ब्लैक कहलाएगा, क्योंकि FeS+S ये है ब्लैक, ये है वाइट, तो ये दोनों मिलेगा तो ब्लैक। अब ये FeS सॉल्युबल हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, पैराग्राफ आता है भाई डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 में, और सॉल्युबल होकर के ये FeCl2 या FeSO4 बना देता है, प्लस सल्फर फ्री हो जाता है, तो ये वाइट वापस आ जाता है। तो यानी कि जो ब्लैक प्रेसिपिटेट है वो इसमें डिजोल्व होता है FeS, तो ये वाइट वाला सल्फर वापस दिख जाता है, तो एक ब्लैक पीपीटी वाइट पीपीटी में कन्वर्ट हो गया, ऐसे पैराग्राफ आएगा यहाँ से, ठीक है। और ये H2S गैस है ना, जब पास करते हैं तो किप्स एपरेटस से पास की जाती है, किससे? किप्स एपरेटस, ये भी याद रखना, H2S गैस जो पास की जाती है कहाँ से? किप्स एपरेटस से। अब आएगा ये 4 रिएक्शन है Fe के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, Fe+3 की, एक तो K4 FeCN6 से, नहीं इससे पहले एक थायोसाइनेट वाली करते हैं,
थायोसाइनेट भाई बहुत फेमस रिएक्शन है ये, Fe, ये मैंने बताई भी थी, खूनी लाल। या तो ये ऐसे बनाएंगे इसको, या फिर H2O होल 5SCN प्लस ब्लड रेड कलर। ठीक है, ये ब्लड रेड कलर होता है, खूनी लाल। अब इस ब्लड रेड कलर में अगर मैं ऑक्सलेट डाल दूं तो ये कलरलेस हो जाएगा। अगर मैं इसमें आज मरकरी डाल दूं तो भी ये कलरलेस हो जाएगा, क्योंकि मरकरी थायोसाइनेट बना देगा, तो इसका ब्लू खूनी लाल ख़त्म हो जाएगा। F माइनस बना डाल दूं तो ये FeF6 बना देगा होल -3, कलरलेस। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा मेरे दोस्त कि यहाँ पर ये ब्लड रेड कलर है, खूनी लाल है, स्पेसिफिक टेस्ट है Fe+3 का, Fe+2 नहीं देता ये टेस्ट, तो आप इन दोनों को आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये Fe+2 इससे रिएक्ट कर रहा है, कुछ नहीं होगा, लेकिन Fe+3 इससे ब्लड रेड देगा। और ब्लड रेड कलर का जो कॉम्प्लेक्स है, अगर उसके कलर को डिसअपियर करना है तो आप इसमें ऑक्सलेट डाल दो, ये डाल दो और ये डाल दो, तो इसका कलर हो जाएगा गायब। क्लियर बॉस? सिंपल है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट था बहुत। हाँ, तो अब 4 टेस्ट हैं, ये चारों एडवांस में भी आते हैं, मेंस में भी आते हैं। ये इसीलिए मैं बोल रहा था Fe इम्पॉर्टेंट है। जब आप इसकी K4 FeCN6 से कराते हैं तो ये आपके पास बनता है ये प्रशियन ब्लू। प्रशियन ब्लू का पीपीटी ब्लू पीपीटी है। लेकिन अगर मैं इसी की K3 से करवा देता हूं तो टर्नबुल्स ब्लू बनता है। टर्नबुल्स ब्लू जो बनता है उसका ब्लू पीपीटी। इसी तरह से अगर मैं Fe+3 की बात करता हूं, सॉरी +2 की, तो जब मैं Fe+2 की बात करूंगा तो रिएक्शन होगी तो क्या बनाएगा ये K2FeFeCN6, और ये आपका वाइट पीपीटी है। और इधर अगर अपन बात करेंगे तो Fe+2 K3FeCN होल 6, तो ये बन जाएगा आपका Fe3। ये गड़बड़ हो गई ना, हाँ ये नहीं है टर्नबुल्स ब्लू, Fe+3 था ना, तो Fe आएगा डायरेक्ट। ये सही करना भाई, इसका तो ब्राउन कलरेशन होता है। ये बनेगा वो, यहाँ 3 और वहाँ 2 जाएगा। इसको सही करना भाई, ये ब्राउन कलरेशन, ये चारों कलर आते हैं और चारों का क्वेश्चन आता है। प्लीज़ इसको याद कर लो, 2 मिनट दे रहा हूँ, प्लीज़ याद कर लो मेरे लल्ला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए। Fe में चारों आते हैं। हो गया, ये आपका Fe यानी कि थर्ड ग्रुप। अब देखो एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि जब तीनों होते हैं ना, ये एल्यूमिनियम+3, क्रोमियम+3 और Fe+3, तो जिनका ग्रुप रिएजेंट था वो कौन सा था बताओ? NH4OH इन प्रेजेंस ऑफ NH4Cl। ठीक है, तो जब इसको डिसॉल्व करते हैं तो ये तीनों के प्रेसिपिटेट आएंगे हाइड्रोक्साइड, CrOH होल थ्राइस और FeOH होल थ्राइस। तो जब इनको अलग करना होता है तो इसे डिसॉल्व करते हैं कंसनट्रेट HCl में। तो ये ध्यान रखना है, ये भी सकता है डिसॉल्व इन कंसनट्रेटेड HCl। तो HCl में डिसॉल्व करके इन्हें अलग किया जाता है। सबका वन शॉट आएगा भाई,
सबका आएगा, सबका बोला ना भाई, सबका मतलब सबका। आप तो फिक्स 2:30 बजे से 2:30 से 2:45 का टाइम इस चैनल पर फिक्स रखो, एक वन शॉट इनऑर्गेनिक का पक्का आएगा, या तो 2:30 बजे या 2:45। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फिक्स कर लो आप। अब आपका आएगा फोर्थ ग्रुप। फोर्थ ग्रुप में आएगा जिंक। जिंक +2 की अगर NH से कराएंगे तो जिंक हाइड्रोक्साइड। जिंक के सारे पीपीटी वाइट हैं। क्या बोला जल्दी बताओ। ये जिंक +2 है, NOH है, और इसके सारे पीपीटी हाइट वाइट है, और ये एम्फोटेरिक भी है इसलिए सॉल्युबल होगा। इसी तरह से जिंक +2 की NH4OH से कराओगे तो बड़ा मजा है, तो भी जिंक हाइड्रोक्साइड ही आएगा, और एक्सिस में वो सॉल्युबल होगा क्योंकि वो भी डी ब्लॉक है। ठीक, अब देखो मजेदार बात वापस। जिंक +2 की अगर H2S से कराएंगे तो पार्शियल पीपीटी आता था, याद करो जिंक का, इसीलिए हमने उसमें एसिडिक मीडियम किया था। लेकिन जब हम इसमें बेसिक मीडियम डाल देंगे तो ZNS का वाइट पीपीटी आ जाएगा। जिंक के सारे पीपीटी वाइट बोलने भाई। अब जिंक +2 की H2S से हो गई, इससे हो गई, NH से हो गई, ये हो गई। अब कुछ खास रिएक्शंस हैं, ठीक है, जैसे पहले K4FeCN6 है, ये बहुत आती है, ये इंपॉर्टेंट कर लेना, एडवांस में भी आई थी है, मेंस में भी। K2ZN3FeCN6 चार्ज बैलेंस करना है इसमें, चार्ज बैलेंस करना इसमें। जिंक में X लिख दिया था और X की वैल्यू पूछी थी उसने, तो कैसे करेंगे देखो, ये चार्ज कैसे आएगा, ये 4 है, इस पर -4 आया, तो ये टोटल -8 हो गया, क्योंकि डब्बे के इधर 2 है, तो -8 को बैलेंस करना है, तो जिंक +2 होता है, तो 3 इंटू जिंक 2 6, और पोटेशियम 2 8, यानी जिंक की वैल्यू पक्का 3 आएगी ऐसे। और इसको एक फॉर्मूला और होता है, तो उसने और करके बोला था इसीलिए, तो 2 आंसर गए थे इसके, 3 और 4। आप जब JEE एडवांस का PYQ करोगे तो पता चलेगा, क्योंकि जिंक में 2 भी आ सकता है। तो दोनों फॉर्मूले सही है, और प्रेसिपिटेट क्या है, वाइट, क्योंकि जिंक के सारे पीपीटी वाइट। दूसरा Na2CO3 से, ये भी इंपॉर्टेंट है, वाइट कलर होता है, और इसको हीट करने पर ZNO बनता है। ZNO का नाम पूछता है, फिलोसिफर्स वूल। फिलोसिफर्स वूल क्या है ये, फिलोसिफर्स वूल, ठीक है, और ये आपका प्योरेस्ट फॉर्म होता है। अब ZNO को अगर हम इसमें करें हॉट कंडीशन में, तो इसको इधर करते हैं, तो हॉट कंडीशन में येलो हो जाएगा, और इसमें वाइट, कोल्ड में वाइट होता है। ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखो। चलो, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसका। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ZNO कैसे ऑब्टेन होगा, ये पूछता है वो, तो बता दोगे। क्लियर। जिंक के सारे पीपीटी वाइट। अब देखो जिंक जो है उसकी रिएक्शन अगर मैं फॉस्फेट से कराऊं, तो इसमें 2 रिएक्शन होती है, इन प्रेजेंस ऑफ NH4Cl से कराता हूं, तब तो जिंक प्लस अमोनियम वाला आएगा फॉस्फेट, और अगर एब्सेंस ऑफ NH4Cl कराता हूं तो डायरेक्ट फॉस्फेट आ जाएगा, Zn3PO4। हैं वाइट सारे। क्लियर है बॉस। ZnCO3 के बाद क्या लिखा है, ZnCO3.2 2 जिंक ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड। क्लियर है, चलिए जिंक भी खत्म, सेम Mn आएगा अब। ठीक है, Mn+2 की रिएक्शन फिर से वही है, NOH से कराएंगे, तो यहाँ पर मैग्नीज हाइड्रोक्साइड आ जाएगा।
मैग्नीज हाइड्रोक्साइड पिंक वाइट कलर का होता है। एक्सिस ऑफ एनएच में इंसॉल्युबल है क्योंकि एम्फोटेरिक नहीं है। और यही वो मैग्नीज प्लस 2 है जो कि NH4OH यानी अमोनिया में भी इंसॉल्युबल होगा मेरे दोस्त। अब इसके अंदर एक खास बात है कि अगर इसे हीट कर दें या एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के कांटेक्ट में छोड़ दें तो ये ऑक्सीडाइज होकर के MnO2.H2O बना लेता है, जिसे ब्राउन पीपीटी कहते हैं। हाइड्रेटेड मैग्नीज डाइऑक्साइड क्या है ये? हाइड्रेटेड मैग्नीज डाइऑक्साइड क्या है ये? हाइड्रेटेड मैग्नीज डाइऑक्साइड है। क्लियर? सिंपल है कि नहीं बेटा? हाँ है ना? अब सेम रिएक्शन वापस वही H2S के साथ रिएक्शन नहीं देगा ये, ठीक है। सेम वही है, H2S बेसिक के साथ कर लेगा और बेसिक के साथ MnS बना। MnS का नाम याद रखना भाई, MnS का कलर है बफ कलर या लाइट पिंक। लाइट पिंक भी बोल सकते हो और बफ कलर। बफ कलर क्या होता है बेटा? कैमल कलर। क्या होता है? कैमल कलर, ठीक है। इसके अलावा फिर से वही Mn+2 है, अमोनियम सल्फाइड से रिएक्शन करेंगे तो फिर से MnS बन जाएगा। जनरली Mn के पिंक बोलने हैं ना, Mn की भी रिएक्शन वही है फॉस्फेट से, सेम जिंक जैसे हुई थी, बस उधर पिंक पीपीटी आ जाएगा। तो यहाँ क्या बनेगा? इन प्रेजेंस ऑफ NH4Cl, तो क्या बन जाएगा यहाँ? MnNH4PO4। यहाँ आएंगे तो इन एब्सेंस ऑफ NH4Cl, तो यहाँ क्या बन जाएगा ये? Mn3PO4 कलर बताओ कौन सा है? पिंक पीपीटी। कलर कौन सा? पिंक पीपीटी। सिंपल है। तो ये आपका मैंगनीज भी 2 मिनट का समय, आप अच्छे से याद करो। हो गया? चलिए, निकल+2 की बात करो। तो निकल+2 की जब बात करते हैं तो निकल+2 के अंदर एक ही टेस्ट इंपॉर्टेंट है, DMG टेस्ट, जो हमने पहले से ही पढ़ा हुआ है। और वो DMG टेस्ट में बताओ क्या बनता था? रोजी रेड प्रेसिपिटेट, अमोनिकल सॉल्यूशन। तो ये आ जाएगा NiDMG2। याद आया? रोजी रेड पीपीटी। क्लियर? तो निकल के केस में सिर्फ एक ही टेस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला। याद रहेगा या भूल जाओगे? और इसी तरह से कोबाल्ट+2 के केस में एक ही है, फिशर सॉल्ट KNO2 से। तो पहले इसमें क्या होता है? ये ऑक्सीडाइज होगा और ये आपका रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो कोबाल्ट+3 रिमेनिंग जो NO2- है, ये K+ भी पड़ा हुआ है, उससे रिएक्ट करेगा और फिर आपका जो है वो ये बनाएगा फिशर सॉल्ट। और इस फिशर सॉल्ट का याद करो कंपाउंड कलर क्या था? येलो पीपीटी। कौन सा कलर है इसका? येलो प्रेसिपिटेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, फिशर सॉल्ट कई बार आ चुका है एग्जाम में। अब अगला पूछता है NiS और COS किस में सॉल्युबल है? तो आपको बोलना भाई साहब NiS और COS एक्वा रेजिया में सॉल्युबल है। मैं लिख देता हूँ, ये सॉल्युबिलिटी भी पूछता है। जैसे जिंक है तो ये आ जाएगा सॉल्युबल इन डाइल्यूट HCl बट इनसॉल्युबल इन एसिटिक एसिड, ठीक है। इसी तरह से जो MnS है वो आएगा सॉल्युबल इन बोथ डाइल्यूट HCl एंड एसिटिक एसिड।
और जो NiOS और COS अपन ने बोला था, वो ब्लैक प्रेसिपिटेट है, और ये ब्लैक पीपीटी सॉल्युबल हो जाएंगे एक्वा रेजिया, इनसॉल्युबल होंगे इन दोनों में। ठीक है, तो ये आपके पास कंप्लीट हो गया। कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ जल्दी बताओ। तो ये अगर आपने सॉल्ट एनालिसिस कैटायन का पढ़ लिया मेरे दोस्त, तो लाइफ बन जाएगी, कोई दिक्कत कभी नहीं आएगी ज़िंदगी में, हमेशा सफलता आपके घर आएगी, और आईआईटी तो आपके द्वार पे ही जाके दस्तक दे जाएगी। समझ गए। तो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो, प्लीज़ कमेंट किया करो यार, कुछ तो बता दिया करो। सेशन को शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों को, अपने टेलीग्राम चैनल पे, अपने स्कूल के ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप में। इतना बड़ा चैप्टर, सोच सकते हो आप, आज की तारीख में आपको पता है केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक की बात करूँ तो सबसे बड़ा चैप्टर होता है ये। उसको मैंने 2 सेशन लिया सिर्फ, आज 2:45 हुआ था ना, यानी कि 1.5-पौने 2 घंटे के 2 सेशन, यानी कि 3.5 घंटे में पूरे चैप्टर को मैंने कर दिया। और आपने नोटिस किया होगा हमने बहुत सारी रिएक्शंस, ऐसा नहीं है कि छोड़ी हैं, अपन ने सब कुछ कवर करने की पूरी कोशिश करी है इसके अंदर। बहुत बस माइन्यूट माइन्यूट जो टेक्निकल चीज़ें थी वो हटाई है मैंने, बाकी सब कवर कर लिया मैंने आपके। अब आप PYQs बना सकते हो इसके खट से, समझ रहे हो। अभी मैं पहले P ब्लॉक कराऊंगा, फिर P ब्लॉक के बाद PYQ सीरीज ले आएंगे, ताकि याद करो आप, समझ रहे हो। और फिर थोड़े दिन बाद इसका मैं शॉर्ट लेके आऊँगा एक, जो कि इन दोनों में से निकाल लूँगा और भी छोटा, कि भाई जैसे एग्ज़ाम देने जा रहे हो ना, 10 दिन रह गए अब एग्ज़ाम के, 10 जनवरी के आसपास ले आएंगे कि यार ये 5-7 रिएक्शन है, फिर पढ़ जाओ। तो 5-7 रिएक्शन अगर आप फिर से पढ़ के चले जाओगे तो लाइफ ही बन जाएगी। एक बार सारा गो थ्रू हो गया, उसके बाद आपने वो कर लिया, बचा क्या फिर तो निपटा ही दोगे। हाँ तो बोल दिया करो जीवन में यार प्लीज़। और एफर्ट्स अगर पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अप्रिशिएशन जरूर लिखा करो, कमेंट बॉक्स में दोस्तों को बताओ, सब जगह आप बताओ, हर जगह ये PDF आपको हम डलवा देंगे टेलीग्राम में। क्लियर। तो चलिए भाई, इसी के साथ और कोई डाउट हो तो आप पूछो फटाक से, क्योंकि जब विजय सर का हो साथ तो डरने की क्या बात, समझ गए। और जब विजय सर हो साथ तो रैंक आएगी हाथ। विजय सर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बड़ी ही एडवांस नुमा होती है, हाँ या ना, होती है कि नहीं होती है। क्लियर है बॉस। तो एक बार फटाक से, ठीक है, सबका 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 मिलेगा, सबका मिलेगा, इसीलिए बोल रहा हूँ आप शेयर कर दो। ये बाद में, फिर बाद में पता चला एग्जाम के बाद, और एग्जाम के बाद पता चला फिर कहोगे तो इनऑर्गेनिक सारी करा दी थी इन्होंने। हम्म, सही है कि नहीं है। पता एग्जाम के बाद ढूंढते फिरते हुए आया ही है, और पता लगा 3 दिन पहले आया, 4 दिन पहले आया, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर आप सबका साथ सबका विकास वाली चीज़ को याद रखो, ठीक है। चलिए मिलते हैं, जय हिंद जय भारत, थैंक यू।